जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, 8वें वेतन आयोग के तहत हमारा लाखों रुपए का एरियर बन सकता है। सोशल मीडिया हो या प्रिंटिंग मीडिया हो, कहीं 20 महीनों का एरियर तो कहीं 18 महीनों की एरियर की कैलकुलेशन की बात की गई है। चलिए, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट समझते हैं कि क्या वाकई में 8वें वेतन आयोग में हमारा लाखों रुपए का एरियर बन सकता है। 20 महीने या 18 महीनों की एरियर की सच्चाई क्या है, चलिए ये भी देखते चले। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, यूजफुल रह रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन ऑन रखना भी बहुत ही जरूरी है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद 8वें वेतन आयोग की एरियर के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग रीना मैम, मेरे पिताजी की लेंथ ऑफ सर्विस 16 साल 6 महीने है और डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है 24/7/1970 है। मेरे पिताजी की जो डेट ऑफ डेथ है 7 मई 1984 है। अब ये आगे पूछ रहे हैं कि मेरी माता जी को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है जिसकी बेसिक है 12,195 रुपए और टोटल पेंशन बन रही है 28,317 रुपए। अब माता जी को एडिशनल पेंशन मिला के क्या ये पेंशन सही है या नहीं, इसकी जानकारी दीजिए। अब देखिए, एडिशनल पेंशन आपको मिलती है या नहीं, जो बेसिक है वो सही है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको आपके पेंशन स्लिप से मिलेगी। स्पर्श में लॉगिन करके पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपने रैंक नहीं लिखा है पिताजी का तो प्लीज दोबारा कमेंट करिए जिसमें रैंक लिखा हो, तब इसके बारे में हम विस्तार से बात जरूर से करेंगे। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, फैमिली पेंशनर्स का एज 80 साल हो गया था 2018 को, पर स्पर्श में अपडेट नहीं था। हमने स्पर्श में अपडेट करवाया तो हमको एडिशनल पेंशन जो है 1/5/2024 से मिल रहा है, पर इनका 2018 से 80 साल ऊपर हो गए थे जो, उसका 5 साल का एरियर मिलेगा या नहीं, और ये एरियर के लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी जरूर से बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि यही वजह है कि मैं जब एडिशनल पेंशन को लेकर बात करती हूँ तो मैं लगातार रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि डाटा अपना अपडेट रखिए। पीपीओ में जो डेट ऑफ बर्थ है ये सारा कुछ विवरण सही से होना चाहिए, डेट सही होनी चाहिए, मंथ अपडेट होनी चाहिए, ईयर भी होना चाहिए। कुछ इस तरीके से पीपीओ में ये सारा विवरण आपको चेक करते रहना है। दूसरी बात कि अगर ये स्पर्श में सारा कुछ चीज सही होती, बैंक में भी सही होती तो या रिकॉर्ड में भी सही होती तो बैंक स्पर्श में भी सही जाती, तो ये एरियर वगैरह का झंझट नहीं रहता। लेकिन क्योंकि अभी एडिशनल पेंशन लेट शुरू हुआ है, तो बिल्कुल इतने सालों, जितने भी सालों का एडिशनल पेंशन बाकी बचा हुआ है, लेट शुरू हुआ, वो पूरे सालों का एरियर आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करानी है, बेहद ही आसानी से कार्रवाई हो जाएगी और खुद ब खुद सीपी ग्राम जो है स्पर्श को, पीसीडीए को ये कंप्लेन भेज देगा और कार्रवाई होगी और ये जो एरियर है वो आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मेरे पिताजी 10 साल आर्मी में सर्विस किया, 3 साल रिजर्व में थे। मेरे पिताजी 1 रैंक 1 पेंशन उनको नहीं मिला है। अब मेरे पिताजी को उनकी डेथ हो गई है, 2 साल हुए। मेरी माताजी अभी फैमिली पेंशन मिल रही है, बेसिक 9,000 रुपए है, टोटल 13,000 रुपए से कुछ ज्यादा जो है। अब पिताजी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा, या पिताजी को नहीं लागू था क्योंकि रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं। रिजर्विस्ट पेंशनर्स की जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर ज्ञापन वगैरह तो बहुत सौंप चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी इसको लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पर जो भी रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं वो एक बार रेगुलर सिपाही की पेंशन के लिए प्रयास जरूर से करिए। अब इसके लिए कैसे क्या कार्रवाई करनी है आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको जरूर से गाइड करूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं 30 अप्रैल 2008 का रिटायरी हूँ भारतीय नौसेना से। 26 साल मेरी कंप्लीट सर्विस है, मैं पूरी सर्विस करके आया हूँ। 26 साल मुझे एसीपी और एमएससीपी उनमें से कौन सा मुझे लागू है,
और इनमें से दोनों में से मैं कौन-कौन सी चीज के लिए जो है एलिजिबल हूँ। एमएससीपी आगे ये पूछ रहे मेरी समस्या का समाधान करिए। सर आपकी कंप्लेन आपने ऑलरेडी सीपी ग्राम के थ्रू दर्ज करवा दी है। जब आपने उनसे कहा है कि हमें 2006 के बाद रिटायर होकर आया हूँ, आप 2008 में रिटायर होकर आए हैं, तो एमएससीपी आपको लागू है। एमएससीपी को लेकर ही आपकी कार्रवाई हो रही है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। पूरा जो एरियर वगैरह है, आप जब से रिटायर होकर आए हैं तब से अभी तक का आपके पेंशन का एक नेक्स्ट रैंक का जो भी डिफरेंस है, उसका सारा लाखों रुपए का एरियर आपके खातों में क्रेडिट होगा। आपने इतना दिन इंतजार किया, कुछ देर और इंतजार कर दीजिए। ये सारी कार्रवाई सीपी ग्राम के थ्रू जल्दी से हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मेरे पापा रेलवे कर्मचारी थे। उनका रिटायरमेंट 31/8/2013 को हुआ है। ड्यूटी 28 साल 6 महीने और 25 दिन। मेरी मम्मी को पेंशन 14,000 रुपए मिलता है। बेसिक पेंशन कितना होगा? अब आप ये 14,000 जो बोल रहे हैं, क्या ये पूरी पेंशन है? और अगर ये पूरी पेंशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे के हिसाब से ये पेंशन काफी कम है। तो इसको लेकर आप एक बार जो है अपने संबंधित विभाग नजदीकी जो रेलवे विभाग का ऑफिस वगैरह हो उससे संपर्क करिए और चेक करवाइए कि क्या ये बेसिक है, ये सही है या नहीं है। ये सारा डाटा उनके पास होगा। सात कब पिताजी रिटायर होकर कब आए थे, 7वें वेतन आयोग का लाभ मिला है नहीं मिला, ये सारी चीजें जो है थोड़ा जरूर से चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि पेंशन मुझे बहुत ही कम लग रही है। चलिए अगला कमेंट है। अब ये लिख रहे हैं कि जून महीने की जो पेंशन है वो कितनी बढ़कर आएगी? देखिए जून महीने की पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। शायद सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो कह रहे हैं कि जून महीने की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। व्हाट्सएप पर भी कुछ ऐसे मैसेजेस थे, कमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे थे, कुछ फ़ोन भी आए हैं जहाँ पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की क्वेरी कर रहे हैं कि मैम जून महीने की पेंशन में कौन-सी बढ़ोतरी है? कुछ वीडियोज़ में भी ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो 50% डीए को मर्ज करने की फैसला आदेश वगैरह जो सुना दिया है, उसका लाभ जून महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी खबर गलत है। कल के वीडियो में हमने ये क्लियर किया था कि ऐसा कोई भी आदेश केंद्र सरकार के द्वारा पारित नहीं किया गया है। अभी डीए को बेसिक में मर्ज करने की कोई भी योजना केंद्र सरकार की नहीं है। इस बात को कृपया ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी जय हिंद। कभी प्री 1995 वाले जो पेंशनर्स हैं, इनके बारे में भी बताइएगा, धन्यवाद। देखिए आपके कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप अलग से पूछ सकते हैं। बाकी जो मैं महँगाई भत्तों की बात करती हूँ, मैं वन रैंक वन पेंशन की बात करती हूँ, मैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अपडेट शेयर करती रहती हूँ या एरियर की बात करती हूँ, फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम अपडेट देते हैं। ये सारा जो लाभ है वो 1995 के जो पहले के पेंशनर्स हैं, उनको भी मिल रहा है। पर आपको अगर पेंशन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से आप शेयर ज़रूर से कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि 9,000 बेसिक वालों के बारे में बताइए मैम। देखिए अभी जिनकी बेसिक 9,000 है यानी न्यूनतम बेसिक जो है पेंशन की, तो उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने कल के वीडियो में दिया है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। कितना-कितना फिटमेंट फैक्टर रहा तो 9,000 से बेसिक कितनी बढ़ सकती है। पर ये कन्फर्म है कि डबल से ज़्यादा ही होगी। अब ये कैसे होगा? छठे वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन जो है जो अभी 9,000 रुपए है, वो 3,500 रुपए थी छठे वेतन आयोग में, जिसको 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 9,000 रुपए के आसपास किया गया, यानी राउंड फिगर किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में अच्छा खासा होगा, लेकिन कितना होगा? कल के वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी आप ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में भी एक वीडियो बनाइए। क्या जुलाई मंथ में ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, इनका भी पेंशन बढ़ के आने वाला है या पहले जितना मिलता था वही आने वाला है? प्लीज मैम इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। देखिए ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं उनसे जुड़ी हुई अपडेट कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था अपने वीडियो में, पर शायद वो वीडियो आपने नहीं देखा है और यही वजह है कि मैं लगातार रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि नोटिफिकेशन ऑन रखिए। क्या होता है कि जब हम हर एक मुद्दों पर वीडियोस तो बनाते ही हैं, कोई भी अपडेट सही-सही अपडेट आती है तो उस पर हम बात तो करते हैं, लेकिन आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा होगा तो वीडियो की अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और अब रही बात अपडेट की, तो देखिए ये मामला जो है कि ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, उनको 7,500 बेसिक प्लस डीआर ये मिलना चाहिए, ये विचाराधीन है केंद्र सरकार के पास।
उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इसको लेकर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से वो गुड न्यूज भी मैं जरूर से शेयर करूंगी। लेकिन अभी एक अच्छी बात ये है, एक उम्मीदजनक बात इसको मैं कहूंगी, वो ये है कि मामला विचाराधीन है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मेरा 2011 को रिटायरमेंट है, 38,000 पेंशन मिल रहा है, 8 पे कमीशन में जो है कितना मिलेगा? 38,000 आपकी पूरी पेंशन आ रही है। इसमें बेसिक जो है, आपकी जितनी भी बेसिक है, आप 2011 में रिटायर होकर आए हैं, आपने हालांकि रैंक वगैरह नहीं लिखा है, लेंथ ऑफ सर्विस नहीं लिखी है, लेकिन आपकी बेसिक आपको पता ही होगी कि कितनी है। उसको 8वें वेतन आयोग में जो भी फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंकड़ा आता है वो आपका बेसिक रहेगा नया 8वें वेतन आयोग का। लेकिन उसमें सबसे सटीक अगर कहूँ तो 1.92 या 2.0 जो है, ये सबसे सटीक लग रहा है। तो मानकर चलिए कि आपकी अगर 21 या 22,000 बेसिक है, तो अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल ही हो जाएगा। तो जो भी जिस हिसाब से 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर होगा, उसी हिसाब से आपकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, इन्होंने अपना नाम लिखा है, रेजिमेंट वगैरह लिखिए। मैं 2021 मार्च में पेंशन आया हूँ और मैं इनकी एक समस्या है, इनकी वाइफ का जो नाम है वो आधार कार्ड और पान कार्ड में अलग है, और यूनिट में जो पार्ट टू ऑर्डर हुआ था उसमें जो है अलग है, यानी सरनेम में चेंज है। अब इसमें इसमें इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? इनके बाद इनकी वाइफ को कोई तकलीफ होगी, इसको लेकर ये पूछ रहे हैं कि पेंशन चालू करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि यूनिट में बात किया था तो उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज इसके लिए क्लियर कर दीजिएगा। सर, बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे पेंशनर्स खुद ये सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, और इसको लेकर वो अपने रहते ही यह सारी कार्रवाई कराते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करती हूँ इस कमेंट्स के लिए। अब आज आपके माध्यम से जब इस कमेंट्स का मैं जवाब दे रही हूँ, तो हमारे बहुत सारे पेंशनर जो पेंशनर्स हैं वो भी इस बारे में जरूर से ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, देखिए, जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, पीसीडीए के हाथ में ये काम आया है कि पेंशन का भुगतान करें, तब से एक स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक हो, ई की जगह आई भी होगा तो भी नहीं चलने वाला है। तो पूरा सरनेम में अगर मिस्टेक होगा तो ये बड़ी दिक्कत तो आने ही वाली है। आप क्या करिए, आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, नाम जो स्पेलिंग सुधारने से जुड़े जो भी संबंधित दस्तावेज है वो लेकर जाइए और जरूर से सुधरवाइए। जब तक नया पीपीओ जनरेट होकर उसमें सही नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पान कार्ड का नंबर, फोन नंबर, सब कुछ सही तरीके से अपडेट ना हो, तब तक आपको शांति से नहीं बैठना है। नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए। इससे 4 से 6 महीनों तक का समय लगेगा, लेकिन ये काम जरूर से हो जाएगा। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के एरियर के बारे में। देखिए, आपकी सुरक्षित आर्थिक रूपरेखा है ये, 24 महीने के एरियर का अनुमान और टैक्स बचाने की अचूक रणनीति। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में सिर्फ एरियर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टैक्स बचाने के बारे में भी बात होने वाली है। तो चलिए जल्दी से इस अपडेट को देख लेते हैं। वेतन वृद्धि का आधार क्या है? फिटमेंट फैक्टर है ये आप सब जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी, तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही होगी। 1.92 न्यूनतम अनुमान है ये, जो सबसे सटीक लग रहा है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रहा तो कम, और फिटमेंट फैक्टर जैसे कि मैंने कहा कि ये वो मल्टीप्लायर है जो सीधे हमारी बेसिक को बढ़ाता है। ऐसे ही अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 यानी कर्मचारी यूनियनों की जो मांग है ये रहा, तो एक अच्छा खासा आंकड़ा हमें बेसिक के तौर पर मिलेगा। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं 8वें वेतन आयोग की समय सीमा की, तो आयोग का गठन कब हुआ था? आप जानते ही हैं, नवंबर 2025। 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करिए, ये मांग लगातार कर्मचारी संगठन कर रहे हैं, और वास्तविक लागू होने का वर्ष है 2027, जब हमारी बढ़ी हुई सैलरी, अलाउंसेस में बढ़ोतरी और पेंशन में बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिलेगी। 20 से 24 महीनों का एरियर, इसके बारे में भी देखिए, इसमें गणना की गई है। आपके एरियर पूल की गणना देखते चलिए। नया वेतन फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 3.83, अगर इसके आधार पर देखिए, जो पुराना वेतन है 24 महीने अनुमानित अंतराल, आप देखते चलिए इसको कि एरियर कितना बनेगा। देखिए, आपका कुल एरियर इसी हिसाब से बनेगा, यानी आपकी बेसिक में जो डिफरेंस आएगा फिटमेंट फैक्टर की वजह से, उसी के हिसाब से आपके एरियर को जो है कैलकुलेट किया जाएगा। आपकी वित्तीय ढाल क्या है? आयकर अधिनियमन की आधार 89 फर्स्ट, ये टैक्स के बारे में यहाँ पर समझाया गया है कि समस्या क्या है, प्राप्ति का वर्ष क्या है,
अगर पूरा टैक्स एरियर मिलने वाले वर्ष के स्लैब पर लगा तो आपको अनुचित रूप से अधिक टैक्स देना होगा। हालांकि ये जो हमारे सिविल के कर्मचारी वगैरह हैं, सिविलियन है, उनके लिए है। अब समाधान इसका क्या है? यह कानून सुनिश्चित करता है कि आपको केवल उतना ही टैक्स देना पड़े जितना आप तब देते हैं जब वेतन आपको सही समय पर मिला होता है। अब हालांकि यहाँ पर एरियर को लेकर या उससे टैक्स कैसे बचेगा उसको लेकर बात की गई है। पर यहाँ एक बात देखने वाली ये भी है कि अगर 8वें वेतन आयोग में अच्छा खासा फायदा हुआ तो चलिए थोड़ा सा टैक्स देना भी पड़ा तो भी कोई बात नहीं है। अगर लाखों रुपए का एरियर बन रहा है तो ये वेतन आयोग हमारे लिए एक ऐतिहासिक ही साबित होगा। अब देखिए, रणनीतिक चुनाव, पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था की अगर बात करूं तो एरियर मिलने के बाद यह चुनना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप किस टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न भरें। इसका कोई एक सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। अब इस देखिए टैक्स को लेकर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग मैटर हो जाता है और अगर इसको मुझे समझाना है तो एक पूरा अलग से वीडियो लेकर आना पड़ेगा। अब देखिए 5 सूत्रीय एक्शन प्लान की अगर बात करें तो घोषणा के तुरंत बाद आपको क्या करना है इसके बारे में भी यहाँ पर जो है कहा गया है। तो यहाँ पर ये फॉर्म 16 जांचे, फॉर्म 10E को फाइल के हिसाब से फाइल करे, निवेश बढ़ाएं और कुछ इस तरीके से हमारे एरियर को लेकर गणना वगैरह जो है वो की गई है। और आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपकी आर्थिक तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी बचत है, इस बात का ध्यान रखिए। 8वें वेतन आयोग का एरियर केवल आय में वृद्धि नहीं है, यह एक बड़ी वित्तीय घटना है। सही समय पर सही जानकारी और धारा 89 फर्स्ट का रणनीतिक उपयोग आपके खातों आपके लाखों रुपए जो है वो बचा सकता है। अगर इस बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं विस्तार से उसको लेकर वीडियो में बात करूंगी। पर जैसे कि मैंने कहा कि देखिए क्योंकि फिटमेंट फैक्टर एक अच्छा खासा मांगा जा रहा है और जो कर्मचारी यूनियंस हैं, पेंशनर्स के यूनियंस हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है कि कम फिटमेंट फैक्टर हमें जो है स्वीकार्य नहीं है। तो अब ये खींचतान तो चलनी ही है 2027 जनवरी तक। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ 2027 की जनवरी तक, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि वेतन आयोग की ये कमेटी यानी 8वें वेतन आयोग की ये कमेटी समय से पहले अपना काम पूरा करके सिफारिशें जो है केंद्र सरकार को सौंप सकती है। यानी जो 18 महीनों का समय मिला था उससे पहले ही काम खत्म करके सिफारिशें अप्रूवल के लिए, कैबिनेट अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार के सामने पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जनवरी 2027 तक ये सिफारिशें पहुंच जाएगी और जून 2027 से पहले पहले केंद्र के सभी कर्मचारी पेंशनर्स का इंतजार खत्म होगा और बढ़ी हुई सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन उनके खातों में आ जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये वेतन आयोग हमारे लिए क्या लेकर आएगा। और आज के इस वीडियो में हमने बात की एरियर को लेकर, साथ ही में टैक्स को लेकर। अगर आप इस विषय में ज्यादा जानना चाहते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर से मुझे कहिएगा, तो मैं उसको लेकर वीडियो बनाऊंगी। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।